गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ा रही थी। आज उसी पाठ का आगे का अनुच्छेद हम देखेंगे। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी की तस्वीर को देखकर, उनके फटे जूते को देखकर कह रहे हैं कि तुम तो फटा जूता बड़े ठाट से पहनकर बड़े शान से खड़े हो, मैं तो ऐसे कभी नहीं पहन सकता। और फोटो तो मैं ऐसे जिंदगी भर नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। फोटो से हमारे मेरी स्थिति का पता चल जाएगा। फोटो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा जीवन भर हमारे साथ रहती है। अगर ऐसी फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचाते हैं लेखक, तो लेखक का कहना है कि इससे मेरी स्थिति का पता सबको चल जाएगा। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी तस्वीर को देखकर प्रेमचंद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो व्यंग्य भरी मुस्कान है, प्रेमचंद जी, ऐसा लगता मानो प्रेमचंद जी अपने विचारों में खोए हुए हैं और वही कुछ सोचकर प्रेमचंद जी के चेहरे पर ये मुस्कान आई होगी। ये यहाँ पर कई सारे पात्र का नाम दिया गया है, जैसे होरी, हल्कू, सुजान भगत। ये सब प्रेमचंद जी के उपन्यास के चरित्र हैं, पात्र हैं। प्रेमचंद जी को आम आदमी का कहानीकार माना जाता है और इन्होंने हमेशा अपने कहानियों में, उपन्यासों में गरीब और शोषित वर्गों के कष्ट को, दर्द को अभिव्यक्त किया है। तो यहीं पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सारे पात्रों का नाम लेकर लेखक प्रेमचंद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक। जनता के लेखक इसलिए कहे हैं लेखक क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि प्रेमचंद जी सामान्य आम आदमी के कहानीकार माने जाते हैं। मैं तुम्हारा क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी बनिए से कुछ उधार लिए होंगे। बनिया मतलब जो किराने की दुकान चलाता है। हो सकता है प्रेमचंद जी ने उनसे कोई सामान लिया होगा और उनका पैसा चुका नहीं पा रहे होंगे। प्रेमचंद जी का जीवन वैसे ही कष्टपूर्वक था। तो लेखक का ये सोचना है कि हो सकता है बनिए का कुछ उधार होगा इन पर, उनसे बचने के लिए ये कहीं दूर चले जाते होंगे, फिर वापस घर लौट आते होंगे। प्रेमचंद जी को लगता होगा कि घर में रहूँगा तो बनिया आएगा, पैसे पूछेगा, इसलिए ये शायद बनिए के डर से ही ये घर से बाहर घूमते रहते होंगे, चक्कर लगाकर फिर वापस घर आ जाते होंगे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पन्हियाँ घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यहाँ पर कुंभन दास भी उनके कहानी का पात्र है। कुंभन दास जो है वो कृष्ण जी के बड़े भक्त थे और
कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे वो। एक बार उन्हें बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने सीकरी जाया करते थे। बादशाह अकबर ने उन्हें आमंत्रण दिया था, इसलिए उनसे मिलने वो सीकरी जाया करते थे। सीकरी आने जाने में ही उनका जूता घिस गया था। और जूता घिस जाना एक मुहावरा भी है, जिसका अर्थ होता है कि बार बार राज दरबार में आना जाना लगा रहता। अब ऐसी कुंभन दास भी बार बार फतेहपुर सीकरी आना जाना करते थे और इस प्रकार उनका जूता जो है घिस जाता है। परिणाम स्वरूप वे भगवान कृष्ण का नाम लेना भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत पछतावा होता है। किसे पछतावा होता है? कुंभन दास को। वो कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, लेकिन अकबर के बुलावे पर वो फतेहपुर आना जाना करते ही रहते थे, इससे उनका जूता घिस गया। और उन्होंने ये भी कहा था कुंभन दास ने कि आते जाते जो है मेरा जूता घिस गया। पन्हैया मतलब जूता होता है, और मैं भगवान का नाम लेना ही भूल गया। और इस बात पर उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है दिखावे के लिए लोगों को दान दक्षिणा देते हैं, बुला बुलाकर दान दक्षिणा देते हैं, और ऐसे लोगों को प्रणाम भी करना पड़ता है, सलाम भी देना पड़ता है, जो दिखावे के लिए दूसरों को दान दक्षिणा देते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। यहाँ पर इन अनुच्छेद का ये मतलब है कि सदियों से जो मान्यता है, परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, उससे टकरा टकरा कर प्रेमचंद जी ने अपना जूता फाड़ लिया होगा। यानी वो हमेशा इन सब परंपराओं का विरोध करते थे अपने कहानी और उपन्यास के माध्यम से। तो लेखक का ये कहना है कि तुम उससे बच भी सकते थे, इन सारी परंपराओं से, इन सारी मान्यताओं से समझौता भी कर सकते थे, ऐसा लेखक उनसे कह रहे हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूम भी तो चली जाती है। उनका ये कहना है कि कुछ ताकतवर विरोधियों के लिए भी यहाँ किया है ताकतवर विरोधियों के लिए भी ये बात कही गई है कि लोग जो है इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं। यानी रास्ते में जो भी रुकावट आती है, उन सब से बचकर जो है निकल जाना पसंद करते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो है इन टीलों से, यानी ऐसे मुश्किलों से बचे नहीं, बल्कि अपने जूते की ठोकर से उसको ध्वस्त करते हुए अपना रास्ता बना लेते थे। उसके आगे है, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म तो उसकी जंजीर थी, मगर जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। गोदान का पात्र, गोदान जो उपन्यास है उनका, प्रेमचंद जी का, उसका पात्र है होरी। तो होरी जो है नेम धर्म जो है छोड़ नहीं पाया, लेकिन तुम भी नेम धर्म को शायद छोड़ नहीं पाए। शायद नेम धर्म तुम्हारे लिए
बंधन नहीं, एक मुक्ति थी, है ना। तो उसके आगे फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पर प्रेमचंद के मनोभावों को लेखक ने उजागर किया है। वो कहते हैं कि घृणित वस्तु या व्यक्ति की तरफ अपने हाथ की अंगुली से नहीं, अपने पाँव की अंगुली से ही इशारा करना उचित समझते थे प्रेमचंद जी। वे सत्य कहने से कभी डरते नहीं थे। जो उन्हें पसंद ही आता था वो उसका विरोध करते थे। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और वह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक का ये कहना है कि प्रेमचंद जी दिखावे करने वालों की ओर जो है अपनी अंगुली का इशारा करते हैं, और उन्हीं को देखकर उनके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान भी आ रही है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? लेखक ये कह रहे हैं कि इसमें प्रेमचंद जी जो है दिखावे की संस्कृति वालों के ऊपर जो है व्यंग्य कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रेमचंद जी भले ही अपने फटे जूते को छिपाए ना हो, उनकी अंगुली भी दिख रही है, लेकिन लेखक जो है अपने जूते को ऊपर से अच्छी तरह ढक कर रखे हुए हैं, लेकिन उनके जूते का तलवा जो है पूरा घिस गया है, और प्रेमचंद जी का पाँव तो बचा रहा, लेकिन लेखक जो है अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। लेखक जो है ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझ रहा हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान किसकी तरफ है वो भी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। उनकी जो व्यंग्य मुस्कान जो थी वो दिखावा करने वालों के ऊपर थी, और वो दिखावा करने वालों के ऊपर व्यंग्य कर रहे थे। और कुछ लोग जो है सामाजिक रूढ़ियों से समझौता करते हैं, उनसे बचकर निकलते हैं, उनके ऊपर भी प्रेमचंद जी का व्यंग्य था। ये रूढ़ियाँ विरोधी ताकतों की भी हो सकती है। कई सारी रूढ़ियाँ हमारे समाज में हैं, समाज को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। साहित्य में प्रेमचंद जी ने इन बुराइयों एवं शोषित समाज की समस्याओं को उठाया है।